चल, अच्छा, चलो इतनी अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, अच्छी नहीं है। आप लोग इसको मैनेज करो और इंशाल्लाह पास हो जाओगे, अल्लाह खैर करेगा। तो स्टार्ट कर। यस सर। मैं चाह रहा था एनएमजे वाला पोर्शन जिसकी मैंने ऑडियो भेजी थी उसको मैं एक दफ़ा दोबारा रिव्यू करा दूं, ताकि कई लोगों ने अगर पता नहीं ऑडियो सुनी है नहीं सुनी फिर कंफ्यूजन होगी, लेकिन इसको जरा हम रैपिडली कर लेंगे। तो मेरी कोशिश है पहला जो टास्क है कि इसको फटाफट रिवाइज करा दूं, उसके बाद फिर स्मूथ पे हम आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज ज़रा थोड़ी सी अलर्टनेस आपकी रिक्वायर्ड होगी, कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि हमने चीज़ें सारी करनी है। अगर थोड़ी सी कंसंट्रेशन करें तो आपकी टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। थोड़ा सा फोकस कर लोगे टेस्ट के लिए कॉन्सेप्ट बन जाएगा, तो आपको पढ़ने में जब आपका टाइम कम लगेगा फिर, ठीक है। स्टार्ट। जी सर। सर 110 स्टूडेंट्स हुए हैं, लेकिन चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। सो एनजे की डिस्कशन जब मैंने स्टार्ट भी की थी, शुरू में मैंने ये बताया था कि नर्व के अंदर एक्शन पोटेंशियल मूव कर रहा होता है तो वो मसल में ट्रांसफर होना है, ठीक है। आप देखो जो भी एनएमजे आपके जंक्शन है उसमें बेसिकली वो मोस्टली आपका मोटर न्यूरॉन्स का एसोसिएटेड होता है। जब भी कोई सेंसरी आप किसी चीज को टच करते हैं वहां पर रिसेप्टर लगे हुए हैं, वो रिसेप्टर्स को सेंस करेंगे। सेंस करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन के अंदर मैसेज जाएगा, वो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर ब्रेन तक पहुंचेगा थ्रू एक्शन पोटेंशियल वेव इंपल्स फॉर्म में। ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा और आगे फिर एक मैसेज क्रिएट करेगा जो कि मोटर न्यूरॉन के अंदर ट्रेवल करेगा। और मोटर न्यूरॉन से ट्रेवल करता हुआ उसकी दो डेस्टिनीज हो सकती है, या वो मसल्स में पहुंचता है या वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पहुंचता है, ठीक है। हमेशा याद रखना हमारी जो रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है थ्रू द मोटर सिस्टम, वो दो तरह से होता है। या वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे जाकर वहां पर सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन्स होता है, ठीक है, ग्लैंड्स पहुंचता है। या दूसरा रिस्पॉन्स हमारे मसल्स में होता है जिसमें कंट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मसल्स की, तो इसलिए मोटर न्यूरॉन्स से जब एक्शन पोटेंशियल मूव करके पहुंचेगा मसल्स तक, तो वो कैसे ट्रांसफर होना है, कैसे शिफ्ट होना है, वो प्रोसेस है एनएमजे ट्रांसमिशन का। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, वो जंक्शन जिसमें मोटर न्यूरॉन और मसल्स मिल रहे हैं उसको न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं। और वो स्टेप्स जिसके थ्रू नर्व के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रांसफर हो रहा है टुवर्ड्स मसल, मसल में एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, इसको एनर्जी ट्रांसमिशन का प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हम देखेंगे। हम एनएमजे को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ये सारा बता चुका हूँ, लेकिन मैं साथ आपको जरा कॉन्सेप्ट दे रहा था। ये क्या है? इट इज द जंक्शन बिटवीन द नर्व एंड मसल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसमें आप देख सकते हो कि न्यूरॉन है, उसका एक्सॉन है, ये उसके नर्व टर्मिनल्स हैं, और ये मसल की लेयर है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, ये न्यूरॉन है, ये नर्व फाइबर्स हैं और नीचे मसल्स हैं, आपस में उनका कनेक्शन हुआ हुआ है, उनका जंक्शन हुआ हुआ है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ये डायग्राम बहुत अच्छी है जिसमें आप देख सकते हो क्लियरली ये न्यूरॉन है, ये इसका ब्रेन शीथ है, ये श्वान सेल्स हैं, ठीक है, ये एसिडल कोलिकल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसकी मसल की लेयर है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ एंड प्लेट क्रिएट होता है, मोटर एंड प्लेट क्रिएट होती है। ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स हैं, जंक्शनल फोल्ड्स हैं, इनका पर्पस ये था कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर जाए, बिकॉज यहाँ पर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं एसिटिलकोलिन के, तो इन फोल्ड्स की वजह से उनका सर्फेस एरिया इंप्रूव कर जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। और ये बीच में स्पेस है, ठीक है। दिस इज एनएमजे, ये नर्व है, ये मसल है, बीच में स्पेस है, इसको साइनेप्सिस कहते हैं, साइनेप्टिक स्पेस कहते हैं। What is motor end plate? The nerve fiber supplying muscle fibers forms a complex of branching nerve terminals that invaginates into the surface of the muscle fiber but lie outside the membrane of muscle membrane. This structure is called as motor end plate. अब आप ये देख सकते हो कि ये न्यूरॉन है, ये सारा नर्व के अंदर एक्टिविटी हो रही है, और ये मसल का पोर्शन है। और मसल के पोर्शन में ये स्पेशलाइज्ड एरिया है जहाँ पर स्पेशलाइज्ड आपको चैनल्स नजर आ रहे हैं, सोडियम के चैनल्स हैं,
इन चैनल्स के से ये एक क्रिएट हो गई, इसको कहते हैं मोटर एंड प्लेट। बिकॉज एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर हो रहा होता है तो ये मोटर एंड प्लेट के एरिया पे ही लोकलाइज्ड एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है, जिसको एंड प्लेट पोटेंशियल कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस इन दैट स्पेसिफिक प्लेट। उस प्लेट पर, उस मोटर एंड प्लेट एरिया पर स्पेशलाइज्ड सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स मौजूद हैं। जब उनका इनफ्लक्स होता है, वहां पर सोडियम आयंस का इनफ्लक्स होता है, वहां पर लोकलाइज्ड एक एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसका नाम है एंड प्लेट पोटेंशियल। ये एंड प्लेट पोटेंशियल फिर कन्वर्ट होता है इनटू मसल एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये इसके भी स्टेप्स हम सारे देखेंगे। तो बताने का सिर्फ ये है कि ये मोटर एंड प्लेट है, इट इज द लोकलाइज्ड एरिया ऑन द मसल मेम्ब्रेन। उस जंक्शन में जो वहां पर जब एनएमजे के पॉइंट होता है, वहां पर एक प्लेट मौजूद होती है। ऐसे वो जो ऑटो इम्यून डिजीज थी वही से रिलेटेड है। जी, ऑटोइम्यून डिजीज में नहीं, ऑटोइम्यून डिजीज में एक और गेम है, मैं वो अभी वहां पे पहुंचूंगा। वो रिसेप्टर्स को मास्किंग हो रही है, इसके ऊपर नहीं हो रहा। रिसेप्टर्स के ऊपर मास्किंग होती है, जिसकी वजह से रिसेप्टर्स कोलिन नहीं लगती। जब एसिल कोलिन नहीं लगती तो फिर ये आपके चैनल्स काम नहीं करते। ठीक है, वो रिसेप्टर के एसिल कोलिन के रिसेप्टर्स की गेम है। थैंक यू सर। So synapse, the space between the nerve terminal and the muscle fiber membrane is synaptic space or synaptic cleft. Subneural clefts again वो उसकी folds हैं, उसकी की surface area को improve करने के लिए। ये आप देख सकते हो, ये वेस्स हैं, ये folds हैं, ये motor nerve fiber है, myelin sheath है, Schwann cells हैं, ये choline vesicles हैं, ये सैनेप्ट, ये मेम्ब्रेन है मसल की, पोस्ट सिनेप्टिक एरिया। ऑब्वियसली आपको पता है कि जो प्री सिनेप्टिक, ये सिनेप्स है स्पेस, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जहां से एक्शन पोटेंशियल आ रहा होता है, सिग्नल आ रहा होता है, उसको प्री सिनेप्टिक एरिया कहा जाता है। और जो मिडल वाला पोर्शन है जो कि सिनेप्स के बाद वाला होता है, उसको पोस्ट सिनेप्टिक एरिया कहा जाता है। तो ये तीन एरियाज हैं, जिस तरह आप प्री सिनेप्टिक एरिया, सिनेप्टिक एरिया एंड पोस्ट सिनेप्टिक एरिया। एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन जो होती है, इसकी जो पैटर्न होती है, इट फॉलोज, इट मूव्स फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक एरिया टुवर्ड्स द पोस्ट सिनेप्टिक एरिया। ठीक है, what is synaptic delay? Once an impulse reaches the presynaptic terminals of the sensory neuron, a response can be obtained in the postsynaptic neuron after a synaptic delay. Obviously बात है, सिनेप्टिक एरिया में कुछ मैसेज आया है तो उसने पोस्ट सिनेप्टिक एरिया में जब पहुंचना है तो वो सिनेप्स होके ही गुजरेगा ना। तो ये जो बीच में गैप आ रहा है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के स्टेप्स हैं जिसमें से मैसेज ने प्री सिनेप्टिक एरिया से जंप करना है टुवर्ड्स सिनेप्स, सिनेप्टिक एरिया, एंड देन सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक एरिया में पहुंचना है। तो ये जो बीच में डिले आ रहा है, ये जो टाइम लग रहा है, इसको कहते हैं सिनेप्टिक डिले। ठीक है, इसका तकरीबन 0.5 मिली सेकेंड्स तक इसकी ड्यूरेशन होती है, इस सिनेप्टिक डिले की। ठीक है, ये एमसीक्यूज के रेफरेंस से आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज सिनेप्टिक डिले? इज इट फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल? जी, इज इट फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल? Physiological. फिजियोलॉजिकल। बिल्कुल फिजियोलॉजिकल। Then neurotransmitters, obviously different types के neurotransmitters मौजूद होते हैं। excitatory neurotransmitters हैं और कुछ inhibitory neurotransmitters हैं। But right now in muscles, we are discussing the excitatory synaptic vesicles में stored होता है, Gauss इसकी formulation में role play करते हैं। और बीच में जब synaptic space में जब ये अपना काम कर जाता है तो फिर एक स्पेशलाइज्ड एंजाइम वहां पर नेचर ने रखा है, दैट इज acetylcholinesterase. This enzyme destroys the acetylcholine a few milliseconds after it has been released from the vesicle. पर्पस क्या है एक न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने का? इस सारे मैकेनिक्स को समझो कि एक सिग्नल आया मोटर न्यूरॉन का, आपको एक ब्लंट चीज ने हिट किया, कोई आपने किसी ब्लंट चीज को टच किया तो आप सडनली ये अपना हाथ विड्रॉ कर लेते हो। एक दफा ही करते हो कि बार बार उसको टच करके पीछे करना शुरू कर देते हो? एक दफा ही पीछे कर लेते हो ना। तो यही रीजन है कि आपको एक दफा ट्रिगर मिला, एक दफा मैसेज मिला, उस इंपल्स ने एक दफा फॉलो किया, एक दफा वहां से वो सिनेप्स में गई, एक दफा जाके उसने एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स रिलीज हुए, एक दफा जाके उसने टाइमली उसने जाके उसको अटैच किया रिसेप्टर्स के साथ और वहां पर एक्शन पोटेंशियल मसल्स में क्रिएट हो, जिसकी वजह से आपने अपना हाथ विड्रॉ कर लिया। अगर एसिटाइलकोलिन वहां पर परसिस्ट करती है, रहती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो वो क्या करेगी? रीएक्साइट करेगी। जब रीएक्साइट करेगी तो आप रिपीटेड एक्टिविटी करोगे, रिपीटेड आपकी मसल्स की कंट्रैक्शन होंगी, जो कि नॉर्मल नहीं है। एक ट्रिक के साथ मल्टीपल कंट्रैक्शंस कभी भी नहीं होती।
रिपीटेड कंट्रैक्ट कभी भी नहीं होती। सो नेचर ने वहां पर ये एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम रख दिया, जो कि एसिटाइल कोलिन जब एक दफा ट्रिगर कर लेता है, एक दफा सेटेशन कर लेता है, तो वहां पर उसकी डिस्ट्रक्शन कर देता है, सो दैट वो दोबारा रीएक्साइट ना कर सके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को। सर जैसे जी पार्किंसंस डिजीज होती है और उसमें तो सर बेसिकली डोपामीन का होता है ना, लेकिन सर ये उसमें रिपीटेडली कॉन्ट्रैक्शन हो और रिलैक्सेशन हो रही होती है, तो सर वो भी एसिटाइल कोलिन जो है उसमें जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होता अपनी एंजाइम। नहीं, वहां पर देखो वो उसकी अपनी एक पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है, वहां पर उसकी वो वेरिएंट क्रिएट होते हैं, उसकी अपनी पैथोफिजियोलॉजी। लेकिन अभी हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, हम मायोसिनिया ग्रेविस के ऊपर या मसल्स के रेफरेंस से बात करेंगे। वो ऑब्वियसली अपनी वहां पर वो स्पेशलाइज उसके जो एजेंट्स बनते हैं, वो मॉडिफाइड फॉर्म्स बनती हैं जो कि अपना रोल प्ले करती हैं। आई थिंक वो टेंगल्स होते हैं, ऐसे ही है कुछ। मैं अभी, मेरा ख्याल है वो टेंगल स्पेशलाइज एक वेरिएंट क्रिएट होता है, जिसके रिजल्ट में वो उसकी पैथोफिजियोलॉजी में रोल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ इसकी है कि अभी हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं कि फिजियोलॉजी में एसिटाइलकोलिन के जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वो रिसेप्टर्स पे जाएगा और वो ट्रिगर करेगा सिंगल टाइमली। और एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एक फिजियोलॉजिकल चीज है, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, वो उसमें रोल प्ले करता है। जबकि जो इसकी डिजीजेस होती हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। अब जैसे अब हम यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के से बात करेंगे, ऑटो इम्यूनिटी की बात करेंगे, आपके जो रिसेप्टर्स मास्क हो रहे हैं। कोई और डिजीज भी हो सकती हैं, ठीक है, आपकी डिजेनरेटिव चेंजेस हो सकती हैं, नर्व के अंदर बात आ जाए तो वहाँ नर्व के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो मल्टी चीजें हैं, इसमें जितनी चीजें हैं आप जाओगे एक्सप्लोर करोगे आपको मल्टीपल डायरेक्शंस मिलेंगी। लेकिन यही है कि अभी थोड़ा सा फोकस कर लें इधर कि न्यूरोट्रांसमीटर का क्या रोल है और रिसेप्टर्स में ऑटो एंटीबॉडीज कैसे रोल प्ले करेंगी। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये न्यूरॉन है, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये कैसे रिलीज हो रही हैं, ये क्या इसका सारा स्टेप्स फिनोमेना क्या है, ये भी हम सारा डिस्कस करने लगे हैं। सबने, आप लोगों ने कर लिया है? कोई मुझे बताएगा? शाबाश, देखता हूँ, लेट्स सी किसी ने इसको अंडरस्टैंड किया कि जी। यानी एनर्जी ट्रांसमिशन के स्टेप्स कोई मुझे बता दे, शाबाश, अच्छा बच्चा। हम्म, सर मैं बताऊं? कौन हो बेटा आप? सर सर हाँ क्रोतलैम। जी बेटा, बताओ, शाबाश, ट्राई, आई विल हेल्प यू। सर सबसे पहले नर्व आती है, उसके बाद जो नर्व के कैल्शियम गेटेड चैनल्स होते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है, बाहर से वो अंदर आता है, जिसकी वजह से जो एसिटाइलकोलिन होता है वो साइनाप्स के अंदर मतलब उस स्टेट में होता है, जिसकी फॉस्फोराइलेशन से एसिटाइलकोलिन बाहर निकलता है रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होने के लिए। उसकी जब वो अपने रिसेप्टर के 2 अल्फा के साथ बाइंड होता है तो सोडियम चैनल्स ओपन अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम का इनफ्लक्स होता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, डिपोलराइजेशन होती है। और वेरी गुड, शाबाश, अच्छा अटेम्प्ट किया आपने। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ सब। ये इनिशियली सबसे पहले आपका नर्व इम्पल्स आती है मोटर न्यूरॉन में, एक्सॉन के अंदर आती है, और साथ ही वहाँ पर एक सबसे पहले इंटरेक्शन होता है डेंस बार के साथ। ये आप देख सकते हैं, दीज आर द डेंस बार्स। ये डेंस बार के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो ये बेसिकली मैसेज कन्वे कर दिया जाता है उस टर्मिनल में, प्री एरिया में, के एक्शन पोटेंशियल आ गया है, तैयारी पकड़ लो। अब डेंस बार क्या करता है? डेंस बार मैसेज करता है ये टूवर्ड्स वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को जब ये मैसेज कन्वे होता है तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिवेटेड वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स कैल्शियम का इनफ्लक्स करते हैं। जब कैल्शियम का इनफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है? वहां जाके जो प्रोटीन काइनेज सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया जाता है। प्रीसिनेप्टिक के अंदर एरिया में साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन ने बेसिकली आपके एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है। आपको पता है साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, शेप मेंटेन करता है।
तो साइटोस्केलेटन ने वेसिकल्स को वहां पर मेंटेन किया हुआ है, गोल्जी ने मेंटेन किया हुआ है। तो बेसिकली जब ये मैसेज आता है, अलार्म बजता है जिसमें कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है और जाके प्रोटीन का सिस्टम एक्टिवेट होता है, और इसके रिजल्ट में आपकी जो साइनेप्सिन होती है उसकी फॉस्फोरिलेशन स्टार्ट हो जाती है। ऐसे इसकी फॉस्फोरिलेशन स्टार्ट हो जाती है साइनेप्सिन प्रोटीन की, साइटोस्केलेटन ने जो पकड़ा हुआ है एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स उसको वो रिलीज करना शुरू कर देता है। जैसे वो रिलीज करना शुरू करता है तो एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स पेरिफेरी में आ जाते हैं और वो आउटर साइड पे अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। यहां तक क्लियर है? मैं करके रिपीट कर दूं। सर जो रिपीट कर दें। साइनेप्सिन प्रोटीन है वो कहाँ पे अटैच होगी? साइन प्रोटीन वहां पर अंदर पड़ी हुई है, प्रीसिनेप्टिक एरिया में है। आप बस ये माइंड में रखो, साइनेप्सिन वहां पर है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल ने आके सबसे पहले मैसेज कन्वे किया डेंस बार के साथ। जिस तरह मसल के अंदर एक्शन पोटेंशियल, अब ये कंफ्यूजन मैं नहीं क्रिएट कर रहा, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जिस तरह मसल में टी टेबल में साथ एक्शन पोटेंशियल जाके दो चीजों को नॉक करता था, वो कौन सी थी? कोई बताएगा? डीएचपी और आरवाई। डीएचपी और आर। गुड, शाबाश। डीएचपी और आरवाईआर रिसेप्टर्स को नॉक करता था। इसी तरह यहाँ पर प्री सिनेप्टिक एरिया में एनएमजे ट्रांसमिशन में जैसी नर्व इंपल्स आएगी तो सबसे पहले डेंस बार को नॉक करेगी। डेंस बार को नॉक करने के साथ ही वहां पर मैसेज कन्वे हो जाएगा कि जी एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, तैयारी पकड़ लें। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को एक्टिवेट किया जाएगा। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स जब एक्टिवेट होंगे तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा? कैल्शियम इन्फ्लक्स कहाँ हो रहा है? सिनेप्टिक स्पेस से इंटीरियर में कैल्शियम मूव करना शुरू कर गया, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ? वहां पे मायोसिन काइनेज सिस्टम एक्टिव हुआ, प्रोटीन काइनेज सिस्टम एक्टिवेट हुआ। उस काइनेज सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से सिनेप्सिन प्रोटीन की फॉस्फोरिलेशन स्टार्ट हो गई है। काइनेज सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से सिनेप्सिन प्रोटीन की फॉस्फोरिलेशन स्टार्ट हो गई है। ये फॉस्फोरिलेशन जो सिनेप्सिन की है, ये साइटोस्केलेटन से एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स को आजाद कराएगी। जैसे ये फॉस्फोरिलेशन सिनेप्सिन प्रोटीन की होने शुरू होती है साइटोस्केलेटन से, जो एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो रिलीज होना शुरू होते हैं तो वो पेरिफेरी पे आगे पहुंच जाते हैं, पेरिफेरी के पास। ठीक है, अब पेरिफेरी में भी आके अपना प्रीसिनेप्टिक एरिया में हर मेम्ब्रेन का हर एरिया जो होता है वो तैयार नहीं होता कि मेरे साइटोसिस कर लो। वहां पे भी स्पेशलाइज्ड दरवाजे हैं। प्रीसिनेप्टिक एरिया में स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं जिनको डॉकिंग एरियाज कहा जाता है। डी से डोर, डी से डॉकिंग एरिया याद रखना। जैसे ये पीला वाला एरिया शो किया गया, ये स्पेशलाइज्ड डॉक एरियाज हैं। फिजियोलॉजी में डॉकिंग मार्कर्स का वर्ड यूज हुआ है सेल में, अगर आपने पढ़ा हुआ हो। डॉकिंग एरियाज हैं, उन डॉकिंग एरियाज पे जाके ये वेसिकल्स, उनको मैसेज मिला हुआ है कि जी एक्शन पोटेंशियल आ गया हुआ है, अपना काम स्टार्ट करें। उन डॉकिंग एरियाज पे जाके ये वेसिकल्स ओपन होते हैं और बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाती है टुवर्ड्स सिनेप्टिक स्पेस। अब यहां पर जी सिनेप्टिक स्पेस में एसिटाइलकोलिन आ गई। नेक्स्ट उसका टारगेट है पोस्ट सिनेप्टिक एरिया या मसल का एरिया। मसल के एरिया पे स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स मौजूद हैं जिनका नाम है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। ये एसिटाइलकोलिन जाके एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पे अटैच होनी है। जैसे ही वो अटैच शुरू होगी तो वहां पर क्या होगा? वहां पर मसल के अंदर एक मैसेज कन्वे हो जाएगा, क्योंकि रिसेप्टर का और एसिटाइलकोलिन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया है, जिसके रिजल्ट में वहां पर सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स एक्टिवेट होना शुरू होंगे। तो स्पेसिफिक एरिया में, सिर्फ एनएमजे की प्लेट में, मोटर एंड प्लेट पे, वहां पर सोडियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से वहां पर लोकलाइज्ड एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा, को हम नाम देते हैं मोटर एंड प्लेट पोटेंशियल। ये मोटर एंड प्लेट पोटेंशियल जब क्रिएट हो जाता है, और ये तकरीबन आपके जो उसकी थ्रेशोल्ड है उससे 3 टाइम्स ज्यादा बनता है, ये 3 टाइम्स इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है इस लोकलाइज्ड पोटेंशियल की, जस्ट टू मेक श्योर कि ये एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रांसफर हो जाए मसल्स के अंदर, ये सारा प्रोसेस ज़रा हो जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं सेफ्टी ऑफ एनएमजे ट्रांसमिशन। सो यहां से
सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ जिसकी वजह से मोटर एंड प्लेट पोटेंशियल क्रिएट हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, फिर बाय द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म मैक्सिमम नंबर ऑफ सोडियम चैनल्स एक्टिवेट होंगे मसल मेम्ब्रेन के अंदर, जिसके रिजल्ट में सोडियम का इन्फ्लक्स होगा और डीपोलराइजेशन क्रिएट होगी। इट मींस के एक्शन पोटेंशियल इन मसल क्रिएट हो जाएगा। ये एक्शन पोटेंशियल फिर मूव करेगा टुवर्ड्स द मसल्स, ऑब्वियसली इन द टी टिब्यूल्स, और टी टिब्यूल्स में जाके सारा प्रोसेस वही सेम होगा जो कि मैं आपको बता चुका हूं। बता दूं दोबारा है। Are you people sleeping? सर बता दे, रिवाइज No, हो जाएगा। sir. सर आप ब्रीफली बता दें सर। मैं ब्रीफली बताता हूँ पहले। ज़ार तुम हो ना? यस सर। ये रीडिंग करो पहले। अभी जो मैंने सारी कहानी बताई इसकी रीडिंग करनी है। चलो जल्दी से शाबाश पढ़ो। Secretion of acetylcholine by the nerve terminals. When a nerve impulse reaches the neuromuscular junction, about 125 vesicles of acetylcholine are released from the terminals into the synaptic space. On the inside surface of the neural membrane are linear dense bars. To each side of each dense bar are protein particles that penetrate the neural membrane. These are voltage-gated calcium channels. When an action potential spreads over the terminal, these channels open and allow calcium ions to diffuse from the synaptic space to the interior of the nerve terminal. ठीक है, आगे। The calcium ions, in turn, are believed to activate calcium calmodulin-dependent protein kinase, which in turn phosphorylates synapsin protein that anchor the acetylcholine vesicles to the cytoskeleton of the presynaptic terminal. This process frees the acetylcholine vesicles from the cytoskeleton and allows them to move to the active zone of the presynaptic neural membrane adjacent to the disc bars. The vesicles then dock at the release site, fuse with the neural membrane, and empty their acetylcholine into the synaptic space by the process of exocytosis. ठीक है, ये कोई और CRGR किसी और का नाम ले बेटा। क्या हो गया, किधर चले गए हो? सर जी सेफ्टी फैक्टर में ना एक लिखा हुआ था फटीग ऑफ द जंक्शन। हाँ, सर ये बता दो। अभी आ रहा है आगे। देखो इस तरह आप क्वेश्चंस करोगे ना तो वो सारा फ्लो टूट जाएगा। अभी पहले खत्म होने दो। सारा कुछ कवर किया हुआ है मेरी स्लाइड्स में, अगर आपने देखा हो तो ये देखो, ये सारा ये आ रहा है ना, ये लिखा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पहुंचे नहीं है, जब पहुंचेंगे तो फिर मैं बात कर लूंगा इस पे। इस तरह अगर बड़े इंट्रोडक्शन करेंगे तो फिर वो हमारा सिलेबस कवर नहीं होगा। या मैं ये कराता नहीं हूँ, ये मैंने करा दिया है, ये आपको मैंने ऑडियो भेज दी। मैं आगे चलूँ फिर? जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस कर लें, हम ये लेक्चर छोड़ देते हैं। बता सर ये पढ़ा दे। ये पढ़ो। अब ये कौन पढ़ेगा? रीडिंग करनी है जी, रीडिंग करनी है और कुछ नहीं। मैं आपको नहीं जेल में नहीं डालूंगा। अब पढ़ देंगे? यस सर जी पढ़ें। Sir, many small acetylcholine receptors and voltage-gated sodium channels in the muscle fiber membrane. The acetylcholine-gated ion channels are located almost entirely near the mouths of the subneural clefts, lying immediately below the dense bar areas. The acetylcholine is emptied into the synaptic space. The voltage-gated sodium channels also line the subneural clefts. The channels remains constricted until two acetylcholine molecules attach respectively to the alpha subunit proteins. This attachment causes a conformational change that opens the channel. ठीक है जी। इसमें ये है कि इसको इस स्लाइड में सिर्फ जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो यही कि बेंच क्लैप स्टडीज़ ने बताया है कि जब उसमें ट्रिगर हो जाता है तो
अराउंड 15,000 to 30,000 सोडियम्स जो हैं वो इन 1 मिलीसेकंड वहाँ पर उसका इन्फ्लक्स होने की पॉसिबिलिटी है। ये एसिटिल कोलिन चैनल अरेस्टर है, ये ऊपर एसिटिल कोलिन लग गई है, देखो आप जैसी वो गई है तो फिर ये चैनल ओपन हो गया और सोडियम का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो गया है। और सोडियम का जो इन्फ्लक्स होने की कैपेसिटी है वो ये बता रहे हैं कि 15,000 to 30,000 सोडियम्स इन 1 मिलीसेकंड उसमें आ सकते हैं। तो ये पोस्ट सिनेप्टिक एरिया, उसमें ये रिसेप्टर है एसिटिल कोलिन का और ये एसिटिल कोलिन इस पर लगेगी तो ये एक्टिव होगा। The principal effect of opening the acetylcholine gated channels is sodium ions to flow into the inside of the fiber. This action creates a local positive potential change inside the muscle fiber membrane called as end plate potential. ठीक है, ये end plate potential create हो रहा है जो कि सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से क्रिएट हो रहा है। फिर उसके बाद डिस्ट्रक्शन है जी, कोई और? The acetylcholine, once released into the synaptic space, continues to activate acetylcholine receptors as long as the acetylcholine persists in the space. However, it is rapidly destroyed by the enzyme acetylcholine esterase. A small amount of acetylcholine diffuses out of the synaptic space and is then no longer available on the muscle fiber membrane. The short term that the acetylcholine remains in the synaptic space is sufficient to excite the muscle fiber. Then the rapid removal of the acetylcholine prevents continued muscle re-excitation after the muscle fiber has recovered from its initial action potential. ठीक है, फिर एंड प्लेट पोटेंशियल है, ये उसकी बात की है, अराउंड 50 to 75 मिलीवोल्ट तक है। ये उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने आपको बताया था, लोकलाइज है, एसिटिलकोलिन गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं, उसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर आगे है each impulse that arrives at the NM causes about 3 times as much as end plate potential that required to stimulate the muscle fiber. ये मैंने उसकी बात की है कि जब रिसेप्टर एसिटिलकोलिन वेसिकल्स लग गया रिसेप्टर पे तो वहां पर वो 3 टाइम्स कैपेसिटी से पर एंड प्लेट पोटेंशियल को क्रिएट करेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि वो आगे एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर हो जाए टुवर्ड्स मसल। अगर वो कम होगा तो मे बी चांसेस हैं कि वो आगे शिफ्ट ना हो सके। तो 3 टाइम्स वहां पर उसको सेफ्टी फैक्टर है कि वहां पर एनएमजी की सेफ्टी फैक्टर के लिए कि उसको 3 टाइम्स ज्यादा एंड प्लेट पोटेंशियल बनता है जस्ट टू मेक श्योर कि मसल फाइबर स्टिमुलेट हो जाए। ठीक है, और therefore the normal NMJ is said to have a higher safety factor. However, stimulation of nerve fibers at rates greater than 100 per second for several minutes may diminish the number of acetylcholine vesicles. अब वहां पर स्टिमुलेशन हो रही है रिपीट स्टिमुलेशन हो रही है जिसके रिजल्ट में सारे जो एसिटिलकोलिन वेसिकल्स थे साइटोस्केलेटन संभाल के रखे हुए थे सारे रिलीज हो गए और सारे रिलीज होके पहुंच गए और उन्होंने अपना काम करने के बाद वहां पर डिस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। तो ओवरऑल सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, एसिटिलकोलिन डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, अल्टीमेटली जो इंपल्सेस हैं वो इंपल्सेस फेल टू पास इनटू द मसल फाइबर। दिस टर्म इज कॉल्ड एज फटीग ऑफ एनएमजे। रिपीटेड स्टिमुलेशन की वजह से ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सर हमने प्रोसेस पढ़ा है कि वो साइड संभाल के रखे हैं वेसिकल्स, और ज्यादा स्टिमुलेशन से जब बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन होती है तो बहुत ज्यादा एसिटिलकोलिन रिलीज होगी। जब बहुत ज्यादा एसिटिलकोलिन रिलीज होगी तो जाया हो रही है। जब वो जाया हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक पॉइंट आएगा आगे एक्शन पोटेंशियल मूव नहीं करेगा मसल्स के अंदर क्योंकि एसिटिलकोलिन रिलीज ही नहीं हो रही है। तो वहां पर क्या होगा, उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज फटीग ऑफ एनएमजे। ठीक है, Yes, sir. मेरा ख्याल है 8 बजे की जो क्लास है ना, सारी क्लास सो रही है। ज्वाइन कर लिया वह मोस्टली लोगों ने, पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है अकेला बैठा हूँ, मैं लग रहा है अकेला बैठा हूँ और मैं सारे लेक्चर सुन रहे हैं। अच्छा, Yes, sir. यस सर। आ रही है? Yes. Yes, sir. सर और वाला बेहतर था कि ये वाला बेहतर है? सर ये वाला बेहतर है काफी। ये वाला बेहतर है। ऑब्वियसली सर इंटरैक्टिव क्लास सर बेटर होती है। अच्छा ठीक है, फिर ऑडियो का नहीं किया करेंगे। मैं तो सिर्फ ऑन द सेफ साइड कर दिया था, मैंने कहा चलो कुछ अगर जो पढ़ना चाह रहे हैं उनको कोई एक एड मिल जाए। लेकिन चलो मैं अब ये भी रिपीट कर रहा हूँ सारा। जी अब कौन है, नाम लो किसी का। सी आर जी आर सर शायान इमरान। जी शायान साहब हैं कि कौन है ये लड़का है? Yes, sir. सर मैं लड़की हूँ। अच्छा सॉरी बेटा। बेटा ये डायग्राम एक्सप्लेन कर दो, ये सारा लिखा हुआ है। शाबाश, अब मैंने सारा समझाया, मेरा ख्याल आपको समझ आ गई भी है। अब आप मुझे ये एक्सप्लेन कर दो इस डायग्राम से। शाबाश।
Sir, New Yorker, they explain, please. इसमें क्या है, मतलब क्या आपको समझ नहीं आई? Nice, sir. अच्छा चलो, ये मोटर न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल है नंबर 1 पे। आपने सिर्फ बोलना है, मैं आसाद एक्सप्लेन करूंगा। चलो ठीक है, 1 पे क्या लिखा हुआ है? 1 जहां लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? Sir, motor neuron action potential. ठीक है, 2 पे क्या लिखा हुआ है? Second पे calcium ion enters voltage gated channels. चलो मैंने अब आपको इस स्टोरी में से बता दूं, मैंने ये बताया था कि जब भी एक्शन पोटेंशियल आता है तो आते साथ ही वो डेंस बार्स को स्टिमुलेट करता है, ट्रिगर करता है, जिसके रिजल्ट में वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, वहां पर वो मायोसिन काइनेज सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। काइनेज सिस्टम जब एक्टिवेट होता है वहां पर साइनेप्सिन प्रोटीन की फॉस्फोरिलेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से साइटोस्केलेटन में एसिलकोलिन वेसल्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, टुवर्ड्स द पेरिफेरी आना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह ये ब्लू आए में। और जब आना शुरू होते हैं तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड डॉकिंग एरियाज पे जाके बाय द प्रोसेस ऑफ एसिटाइल एक्सोसाइटोसिस एसिलकोलिन रिलीज होना शुरू हो जाती है। 3 पे यही है ना, एसिलकोलिन रिलीज हो गई। इसलिए सारे स्टेप्स थे वो मैंने बता दिए। नंबर 4 पे क्या हो रहा है? Number 4 पे sir, acetylcholine binding opens ion channels. तो एसिलकोलिन जो है वो फिर जाके एसिलकोलिन रिसेप्टर्स पे लगेगी, जिसकी वजह से वहां पर चैनल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। जब चैनल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो उस में क्या होगा? 5 पे क्या है? Sodium entry. सोडियम, जी सोडियम की एंट्री होगी। सोडियम की एंट्री होगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? शाबाश। Sir, उसके बाद एक Depolarization होता है। end plate potential. एंड प्लेट पोटेंशियल का मोटर एंड प्लेट पर लोकलाइज एंड प्लेट पोटेंशियल क्रिएट होगा, और ये एंड प्लेट पोटेंशियल फिर आगे जाके एक्शन पोटेंशियल कन्वर्ट होगा मसल्स के अंदर, और मसल्स में जब जाएगा तो फिर आगे प्रोपगेट होगा। और सब एक और में था कि एसिलकोलिन की डिग्रेडेशन भी हो जाती है। ठीक है, सो ये आपको आई होप समझ आ। मैं फिर एक दफा रिपीट कर देता हूँ, सब ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर सारे स्टेप्स, क्योंकि डायग्राम मुझे बेहतर लगी। मोटर न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल आया, आते साथ ही उसने जाके डेंस बार्स को एक्टिवेट किया, ट्रिगर किया, जिसके रिजल्ट में वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल स्टिमुलेट हुए। वोल्टेज गेटेड स्टिमुलेट हुए तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल में कैल्शियम का स्टार्ट हुआ, कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हुआ, उसके रिजल्ट में काइनेज सिस्टम एक्टिवेट हुआ। काइनेज सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से साइनेप्सिन प्रोटीन की फॉस्फोरिलेशन स्टार्ट हो गई। फॉस्फोरिलेशन साइनेप्सिन प्रोटीन की हुई, जिसके रिजल्ट में एसिलकोलिन वेसिकल साइटोस्केलेटन से रिलीज होना शुरू हो गए। रिलीज होना शुरू होने की वजह से वो क्या हुआ, यहाँ पर पेरिफेरी में आगे इकट्ठे होने शुरू हो गए। जब इकट्ठे होने शुरू हो गए तो यहाँ पर डॉकिंग एरियाज को उसने लोकेट करके बाय द प्रोसेस साइटोसिस एसिलकोलिन रिलीज होना शुरू हो गई। रिलीज हुई, सिनेप्स के अंदर आई, सिनेप्स के अंदर आई, सिनेप्स के अंदर आते साथ ही उसने एसिलकोलिन के रिसेप्टर्स हैं वहां पर अटैच होना शुरू हो गई। जब वहां पर अटैच होना शुरू तो वहां पर क्या हुआ, लोकलाइज सोडियम चैनल्स एक्टिवेट हुए, सोडियम का हुआ, मोटर एंड प्लेट पर एक्शन पोटेंशियल बन गया, जिसका नाम एंड प्लेट पोटेंशियल होता है। 3 times एंड प्लेट पोटेंशियल क्रिएट होता है। इट इज द सेफ्टी फैक्टर ऑफ एनएमजे। एट द सेम टाइम यहाँ पर एसिलकोलिन की डिग्रेडेशन भी स्टार्ट हो जाती है, जो कि एसिलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर पोटेंशियल ने कन्वर्ट होना है टुवर्ड्स द मसल फाइबर, फिर ये आगे कंटिन्यूस होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मैक्सिमम नंबर ऑफ सोडियम चैनल्स एक्टिवेट होते हैं, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल मसल्स में क्रिएट होता है और वो मसल्स में मूव कर जाता है। आई होप कि अब ये सबको समझ आ गई होगी एनएमजे का वर्किंग क्या है। Yes, sir. Sir, बहुत अच्छी समझ आ गई है. शुक्र है। ये उसके स्टेप्स हैं सारे। ये अब ये सारी स्टोरी वो पूरी कर गया है। एनएमजे से स्टार्ट हुआ है और एक्शन पोटेंशियल तक चला गया। चलो एनएमजे के बाद कोई बताएगा क्या होगा? शाबाश जी, कौन है हमारा जीनियस? सर मैं बताऊं? जी मैं का पहले नाम बताऊं? सर आमना बशारत। जी आमना बशारत, बताओ जी। सर जब एक्शन पोटेंशियल मसल फाइबर्स में हो जाएगा कन्वर्ट तो वो टी ट्यूबल्स के साथ जाएगा जी, और वहां से वो एक्टिवेट करवाएगा रिसेप्टर्स को, जो कि डीएचपी होगा और आरआर रिसेप्टर्स को। वेरी गुड, शाबाश। और फिर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो कैल्शियम रिलीज करवाएगा। ठीक है। और फिर ये जो कैल्शियम है ये ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करेगा और फिर कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगी जो कि ट्रोपोमायोसिन को मतलब एक्टिव साइट जो होगी एक्टिन फिलामेंट की उसको एक्सपोज कर देंगी
और फिर जो मायोसिन का जो हेड होगा वो एक्टिव साइट पे अटैच हो जाएगा और बहुत वहाँ पे आला, एनर्जी लीवेज होगी। वेरी गुड। और फिर फिर उसके बाद मायोसिन का जो हेड है वो पुल हो जाएगा और जी लाइन जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। ठीक है, अब इसमें एक एटीपी, 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, एक एटीपी अटैचमेंट एंड 1 एटीपी फॉर डिटैचमेंट। और Yes. आपने बिल्कुल बड़ा होता है, शाबाश, कि वो एक्टिव साइट्स जो एक्सपोज हो रही, दैट इज रेफर्ड एज एक्सेशन ऑफ द मसल। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ, जब एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल कर रहा होता है टीटीपीयूज में, तो जाके वो डीएचपी रिसेप्टर्स और आरवाईआर रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, जिसके रिजल्ट में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होगा। कैल्शियम रिलीज होकर ट्रोपोनिन सी पे जाके अटैच करेगा। एक ट्रोपोनिन सी पे 4 कैल्शियम आयंस लगने की कैपेसिटी है। ट्रोपोनिन सी जब उस पर अटैच हो जाएगा तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स में कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी, जिसके रिजल्ट में जो एक्टिन की एक्टिव साइट्स हैं एडीपी, जिनको उन्होंने कवर करके रखा हुआ है ट्रोपोमायोसिन ने, वो एक्सपोज हो जाएंगी। जब वो एक्सपोज हो जाएंगी तो मायोसिन का जो एक्टिव साइट है, मायोसिन का हेड जो है, उसकी एक्टिव साइट वो उसके साथ अटैच हो जाएगी। अटैच होने के बाद एक उसमें फॉस्फेट आयन रिलीज होगा, एनर्जी लिमिट होगी और वहां पर पुल क्रिएट होगा। मायोसिन के पुल जो क्रिएट हो रहा है हिंज पे हो रहा है, बिकॉज हिंज इज द फ्लेक्सिबल पोर्शन। उसका पुल क्रिएट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज पावर स्ट्रोक। इस पावर स्ट्रोक के रिजल्ट में जी लाइंस अप्रॉक्सीमेट हो जाएंगी, सबमेयर की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, आई बैंड ए बैंड में डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। फिर एक और एटीपी मॉलिक्यूल आएगा जो कि इस अटैचमेंट को अटैच करवाएगा। मायोसिन की हेड दोनों एक्टिव साइट्स जो मिली हुई हैं, एडीपी और मायोसिन का मिले हुए हैं, वहां पर एक और एटीपी मॉलिक्यूल आके उसकी डिटैचमेंट करवाएगा, तो मसल रिलैक्सेशन होगी। अगर ये एटीपी की अटैचमेंट नहीं होती और इंसान की डेथ हो जाती है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज राइगो मॉर्टिस। The muscles stay in contracture after the death because of lack of ATP, because of lack of detachment of myosin head from the active sites of actin. ठीक है, ये पुराना वाला भी सारा रिवाइज कर लिया है जी। दफा पढ़ दो, कौन पढ़ेगा? So मैं पढ़ूं? जी जी पढ़ो। Some of the quantitative aspects of the muscle potentials are as follow. First, the resting membrane potential is about minus 80 to minus 90 millivolts and skeletal fibers about 10 to 20 millivolts more negative than in neurons. Second, the duration of the action potential is 1 to 5 millivolts in skeletal muscles, about 5 times as long as a large myelinated nerve. Milliseconds बेटा। Milliseconds. Third, the velocity of conduction is 3 to 5 milliseconds, about 1 over 13, the velocity of conduction in the large myelinated nerve fibers that excite skeletal muscle. So ये कुछ डिफरेंस हैं आप लोगों को पता होने चाहिए। मसल एक्शन पोटेंशियल और नर्व के एक्शन पोटेंशियल कि -80 टू -90 मिली वोल्ट होता है, वो तकरीबन -70 पे हमने कंसिडर किया। इसकी ड्यूरेशन 1 to 5 मिलीसेकंड्स है, जो कि 5 टाइम्स एज लॉन्ग एज लार्ज माइलिनेटेड नर्व्स हैं। एंड वेलोसिटी कंडक्शन तो 5 मीटर पर सेकंड है, अबाउट 1/13 ऑफ वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन। ठीक है, कुछ बुक्स ने 3 लिखा हुआ है, कुछ ने 5 लिखा है, लेकिन गाइटन के लेटेस्ट एडिशन में तो 5 तक है। तो वही आप गाइटन की टर्म्स ही यूज करिए। ये बात रूल याद रखना है आपने। कई दफा बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर वैल्यू वो जगह ये थी, आपके प्रीवियस नोट्स में ये थी। जो लेटेस्ट एडिशन में गाइटन की आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन्हीं को आपने यूटिलाइज करना है, क्योंकि यूएचएस में उसी का नाम आएगा, वही चीज आएगी। सार्कोमेयर की लेंथ की बात हो रही थी, 2 नैनोमीटर्स जो उसका लेंथ है वो गाइटन में मेंशन है, वही आपने यूज करना है। कई जगह 2.2 था, डिफरेंट बुक्स में 2.2, किसी में 2.4 है, लेकिन अब लेटेस्ट जो बात कर रहा है गाइटन बात कर रहा है वो 2 की बात कर रहा है, तो 2 फॉलो करें। ठीक है, सो ये इसका ये अब सारी कहानी है। ये डायग्राम कौन एक्सप्लेन करेगा? सर मैं करूं? फायदा जी करो बेटा। सर इसमें से पहले नर्व में हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आ रहा है। वो एक्शन पोटेंशियल की वजह से आगे सोडियम का इन्फ्लक्स होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन का जो मतलब कि इनसाइड पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है और आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल टीटीबी में ट्रैवल करता है, वहाँ जाके वो रिसेप्टर टीटीबी के मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं, जिनको जाके वो एक्टिवेट करता है। वो डीएचपी रिसेप्टर फिर आगे आरवाईआर रिसेप्टर लगे होते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। आरवाईआर रिसेप्टर हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज करवाता है। कैल्शियम एक प्रोटीन होती है जो इस कैल्शियम को मतलब कि लेके आती है बाहर, जो ट्रांसपोर्ट करती है टुवर्ड्स द ट्रोपोमायोसिन, वो एक्टिन फिलामेंट की तरफ। और उसके बाद
जब हमारे पास हाँ उसकी तरफ लेके जाती है, उसके बाद जब हमारे पास रिलैक्स वहाँ पे जाके उस एक्टिव साइट पे एक्सपोज कर देती है, फिर जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन के लिए सर का एक प्रोटीन है कैल्शियम को दोबारा हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ले आती ताकि रिलैक्सेशन हो जाए। ठीक है डन। अच्छा जी, इसमें अब जो इशू एक आ रहा है, जो हमने डिसऑर्डर्स देखने हैं, डिजीजेस देखनी है, उसमें थोड़ा सा हम बात करते हैं कि अब ये प्री सिनेप्टिक एरिया है और पोस्ट सिनेप्टिक एरिया है। हमने हमारे सिलेबस में 2 डिजीजेस हैं जो हम करना चाह रहे हैं। एक डिजीज जो है इट डील्स विद द प्री सिनेप्टिक एरिया एंड वन डिजीज डील्स विद द पोस्ट सिनेप्टिक एरिया। प्री सिनेप्टिक एरिया में हमारे कैल्शियम चैनल्स जो हैं ये डिफेक्टिव हो रहे हैं। जब कैल्शियम चैनल्स डिफेक्टिव होंगे तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा तो आप देखो कि सारा कुछ रुक गया। कैल्शियम चैनल्स खराब हो गए, कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा। कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा तो वो काइनेज सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, सिनेप्सिन प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी, एसिटिलकोलिन वेसिकल्स रिलीज नहीं होंगे साइटोस्केलेटन से, वो अलाइन नहीं होंगे, एसिटिलकोलिन रिलीज नहीं होगा। रिलीज नहीं हुआ तो रिसेप्टर पे नहीं लगेगा, रिसेप्टर पे नहीं लगेगा तो एंड प्लेट पोटेंशियल नहीं बनेगा, एंड प्लेट पोटेंशियल नहीं बनेगा तो एक्शन पोटेंशियल मसल में जाएगा नहीं, तो मसल कंट्रैक्शन ही नहीं होगी। तो ये प्री सिनेप्टिक एरिया में एक डिजीज है जो कि इसको हिट कर रही है, कैल्शियम चैनल्स को। इट इज आल्सो एन ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाती हैं, उन चैनल्स को जाके मास्क कर लेती हैं, उनकी फंक्शन को रोक देती हैं। दूसरी डिजीज है जो कि पोस्ट सिनेप्टिक एरिया या मसल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। उसमें होता यह है कि जो आपके एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स हैं उनको मास्क कर दिया जाता है थ्रू द एंटीबॉडीज। जब वो मास्क हो जाएंगे तो एसिटाइलकोलिन वहां फिरेगी, ढूंढेगी मैं कहां रिसेप्टर कहां गया मेरा, उसको रिसेप्टर नहीं मिलेगा, रिसेप्टर अटैच नहीं होगा एसिटाइलकोलिन के साथ। जब वो अटैच नहीं होगा तो आपका आगे एक्शन पोटेंशियल नहीं हो रहा। तो अब इस डिजीज में क्या हो रहा है कि आपका नॉर्मली एक्शन पोटेंशियल आ रहा है और सारे स्टेप्स हो रहे हैं, कैल्शियम वाला भी हो रहा है, एसिटाइलकोलिन रिलीज भी हो गई सारे स्टेप्स से, लेकिन एसिटाइलकोलिन रिलीज होकर रिसेप्टर पे लग ही नहीं पा रही क्योंकि रिसेप्टर मास्क है, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ का एंड प्लेट पोटेंशियल नहीं क्रिएट हो रहा और मसल कंट्रैक्शन नहीं हो रही। मैं ये 2 डिसऑर्डर्स जो कि एक प्री सिनेप्टिक एरिया का डिसऑर्डर है और एक पोस्ट सिनेप्टिक एरिया का डिसऑर्डर के नाम आपको बता देता हूँ। जो प्री सिनेप्टिक एरिया का है जिसमें कैल्शियम चैनल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और डिफेक्ट हो रहे हैं, इसको कहते हैं लैम्बर्ट ईट्स सिंड्रोम। और जो पोस्ट सिनेप्टिक एरिया में जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स डिफेक्टिव हो रहे हैं इसको हम कहते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस। ये 2 डिसऑर्डर्स हम करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। यस सर। यस सर। अच्छा जी मायस्थीनिया ग्रेविस से रीड कर दो भाई। कौन करेगा रीड? मैं कर दूं? करो भाई। आप हो कौन, पहले इंट्रोड्यूस कराओ अपने आप को बेटे। सर आई एम मोहम्मद मुस्तजाब। जी मुस्तजाब पढ़ें प्लीज। सर autoimmune disease in which antibodies attack acetylcholine receptors on motor end plate region of muscle while acetylcholine release from axon terminal remains normal. This leaves too little functional acetylcholine receptors that result in muscle weakness. Prevalence occurs in about 1 in every 20,000 person. Association associated with thymic tumor or hyperthyroidism. Pathophysiology. Myasthenia gravis is an autoimmune disease in which patients have developed immunity or antibodies against their own acetylcholine activated ion channels. These antibodies cause depletion of functioning receptor sites on the muscle, and plate potential that occurs in muscle fibers are mostly too weak to stimulate muscle fibers. जी अब तो इसकी मैं थोड़ी सी बात कर दूं। फॉर एग्जाम्पल 100 रिसेप्टर्स हैं एसिटाइलकोलिन के, आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं वो 100 के 100 पे जाके नहीं चिपक जाती, वो मे बी 60 पे को कवर कर लेंगी, 70 को कवर कर लेंगी। अब होता क्या है, जो पीछे 30 रह गए हैं वो तो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वीक मसल कंट्रैक्शंस होती हैं, वीकनेस, स्लगिश मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, वीक स्लगिश मूवमेंट्स होती हैं मायस्थीनिया ग्रेविस के अंदर। उसकी टिपिकल साइन सिम्टम्स हैं जो कि मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि वो क्या होते हैं।
इस साइंस और सिम्टम्स में क्या फर्क है, क्योंकि इसका हमेशा सिनेरियो आप अगर पास पेपर्स निकाल के देखेंगे आपको बहुत जगह मिलेगा इसका क्लिनिकल सिनेरियो। माइस्थेनिया ग्रेविस बहुत दफा आया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड सिम्टम्स? सर साइंस जो डॉक्टर देखते हैं, सिम्टम्स जो पेशेंट को आ रहे हैं। वेरी शाबाश, किसने बताया ये? सर फखर शिदात। वेरी गुड, शाबाश बेटा। सो सिम्टम्स में पी आ रहा है, पी वाली चीज जो है वो पेशेंट बोल रहा है, ठीक है, वो पेशेंट बताएगा आपने कि डॉक्टर साहब मेरे सांस जो है ना वो बुखार ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर साहब मैं चल नहीं सकता, मैं चलता तो गिर जाता हूँ, ठीक है, डॉक्टर साहब मेरा ये एक साइड जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये काम नहीं कर रही, सुन्न हो गई है, ये वो बता रहा है। और जो डॉक्टर देख रहा है वो देख रहा है कि टोसिस हो रहा है, डिप्लोपिया हो रहा है, टिपिकल माइस्थेनिक स्नाल है, वॉइस वीकनेस है, उसकी आवाज़ नहीं सही तरह निकलती, रिफ्लेक्सेस उसके अफेक्टेड हुए हैं। तो ये आप देखो टिपिकल साइन, ये माइस्थेनिक स्नाल है, टोसिस हो गया, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, डिप्लोपिया, ब्रेथलेसनेस, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, ये टिपिकल साइन। अब आपको क्लिनिकल सिनेरियो आ जाए ना, उसमें अब लिखा हो ब्रेथलेसनेस, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, तो प्लीज उसको पहले पूरा पढ़ना। मैं हमेशा ये बता रहा हूँ, टिप देता हूँ कि पूरा सिनेरियो पहले पढ़े हैं। कई दफा हुआ गलती क्या, ब्रेथलेसनेस, डिफिकल्टी ऑफ वॉकिंग पढ़ के हम सीधा नारा लगाते हैं एनीमिया जिंदाबाद, ठीक है, तो नहीं करना, पूरा सिनेरियो पहले पढ़ना है। जब भी क्वेश्चन आता है तो आप पूरा पहले सिनेरियो पढ़ा करो, उसमें ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बड़ी चीजें रखी जा सकती है, डिस्ट्रैक्टर्स बहुत रखे जा सकते हैं आपके क्वेश्चंस में। तो इसलिए पूरा क्वेश्चन A to Z पहले पढ़ा करें, फिर असेस किया करें कौन से, कई दफा ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कॉमन है, फटीग, टायर्डनेस तो बहुत कॉमन है, वो तो हर किसी को, कोई भी डिजीज अगर हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें टिपिकल हिंट क्या देगा वो आपको, टोसिस, लोपिया, माइस्थेनिक स्नाल, वॉइस वीकनेस, दो तीन चीजें इकट्ठी आ गई, इसका मतलब है माइस्थेनिया है, ठीक है। तो इस तरह इसको आपने पिक करना है, ये टिपिकल माइस्थेनिक स्नाल है। ये आप देख सकते हो कि टोसिस हुआ हुआ है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड एक साइड की हुई होती है, लोगों को दोनों हुई होती है, वो वैसे ही लोगों को हो जाते, लेकिन एक साइड की अगर हो, टिपिकल है, वो टोसिस हुआ हुआ है, ठीक है। और आप ये देखो कि यहाँ पर ये कॉर्नर भी ड्रॉपिंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ द माउथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वाले मसल्स जो फेशियल मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं, फेशियल मसल्स वीक हो गए तो वहां पर टोन मेंटेन नहीं हो पा रही, जब टोन मेंटेन नहीं हो पा रही तो शेप और पोस्चर मेंटेन नहीं हो पा रहा, ठीक है। इसलिए मैंने बताया था ना, जब मसल मैंने कहा था स्लाइट टॉटनेस मेंटेन होती है जिसकी वजह से शेप पोस्चर मेंटेन होता है, तो यहाँ पर वो टोन मेंटेन नहीं हो पा रही मसल की, जिसकी वजह से वो एक साइड जो है वो ड्रॉप कर रही है फेशियल मसल्स में, ठीक है। ये टोसिस, ड्रूपिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ, डबल विजन, डिप्लोपिया, myasthenic snarl, these are the typical signs symptoms of myasthenia gravis। जी इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे आगे बताएं जी। Detection of antibodies against the acetylcholine channels, CT scan of the thymus gland, neurophysiological stimulation studies, treatment, anti-acetylcholinesterase drugs, सर इसका मुझे नेम नहीं आ रहा इस एग्जांपल का, immunosuppression with corticosteroids, सर अच्छा ये इम्यूनोसप्रेशन, नियोस्टिगमीन है, सॉरी नियोस्टिगमीन, ये दो यस बहनें सर, हैं, याद रखना, नियोस्टिगमीन एंड फाइसोस्टिगमीन, ये दोनों यस बहनें सर, इकट्ठी काम करती हैं, नियोस्टिगमीन एंड फाइसोस्टिगमीन। सर इम्यूनोसप्रेशन विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रीडिसोलिन लोनर, उसके बाद अच्छा आगे, थर्ड वन है रिमूवल ऑफ द थाइमस ग्लैंड इफ थाइमिक ट्यूमर इज द कॉज। तो देखो अब हमारा काम क्या है, यहाँ पर अब डिजीज हो गई है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वहाँ पर एसिलकोलिन रिसेप्टर्स मास्क हुए हुए हैं, एसिलकोलिन काम नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से मसल वीक कंट्रैक्शन हो रही है। अब इसको हमने डिफेक्ट को दूर करना है, दो काम किए जा सकते हैं। पहला काम तो यह जा सकता है कि हम ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लगाएं ताकि वो जो एंटीबॉडीज बनी हुई हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, ताकि जो उसके रिसेप्टर्स हैं वो ओपन हो जाएं, फ्री हो जाएं, अगेन उस पर एसिलकोलिन आके अटैच हो और काम स्टार्ट हो जाए सारा नॉर्मल। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि इम्यूनोसप्रेशन की जाए विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। दूसरा काम ये है कि जो हमारे पास एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम वहां पर डिस्ट्रॉय कर रहा था एसिटाइलकोलिन को, उसको रोका जाए। एंटी एसिटाइलकोलिनेस्टरेज ड्रग्स दी जाएं जिसमें नियोस्टिगमीन, फाइसोस्टिगमीन आती है। इनका क्या होगा, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज नहीं होगा, एसिटाइलकोलिन डिस्ट्रॉय नहीं होगी। जब डिस्ट्रॉय नहीं होगी तो जो 100 रिसेप्टर्स में से 30 और ट्रिगर कर रही थी, तो उस 30 को ट्रिगर करने के लिए हम छोड़ देंगे वो 2-3 दफा ट्रिगर कर दे उसे,
मे बी वो 2-3 दफा जो ट्रिगर हो, रिपीटेडली ट्रिगर होगा उन पे, तो मे बी उसकी जो एक्शन, उसकी जो मसल कंट्रैक्शन है वो स्लाइटली इंप्रूव हो जाए। ठीक है। सो एंटी एसिटिलकोलिनेस्टरेज ड्रग्स जिसमें न्यूस्टिकमिन, फाइसोस्टिकमिन आती है, इम्यूनोसप्रेशन है विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और अगर थायमस ग्लैंड का प्रॉब्लम तो उसका रिमूवल है। ठीक है। ये चीजें हैं जो कि ट्रीटमेंट, अब ये टिपिकल क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार आया हुआ है, अगर आप पास पर निकाल के देखो, सिनेरियो दिया हुआ है, व्हाट इज द डायग्नोसिस, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी, हाउ यू विल इन्वेस्टिगेट एंड हाउ यू विल ट्रीट इट। ये अगर पास पर निकलोगे 10 सालों में मेरा ख्याल है 8 दफा ये सिनेरियो मायसीनिया का आया हुआ है। ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये प्री सिनेप्टिक एरिया की है जिसमें कैल्शियम चैनल्स को उसको वहाँ पर अटैक होता है एंटीबॉडीज का, जिसके रिजल्ट में कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं होता, तो एसिटिलकोलिन रिलीज नहीं हो रही है, एसिटिलकोलिन रिलीज नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, मसल वीकनेस हो जाती है। अच्छा, ये कुछ इसमें है, ये आपके गाइड में भी लिखी हुई थी चीजें। क्या है क्या सर लैम्बर्ट ईटन का ट्रीटमेंट क्या हुआ? लैम्बर्ट-ईटन का ट्रीटमेंट कोई नहीं, उसमें भी यही है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जा सकते हैं जो कि एंटीबॉडीज जो हैं उनको खत्म करेंगे, जो कैल्शियम चैनल्स को मास्क कर रही हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है। सर अगर कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा तो सर जो उसके बाद से सर जितने भी प्रोसेसेस थे वो तो स्टॉप हो जाएंगे ना, मतलब वो जो जी प्रोटीन काइनेज की एक्टिवेशन जी जी एंड जी, ऑल, सर वो फिर नहीं होगा ना? बिल्कुल भी नहीं होगा, मैंने यही कहा है, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, मैंने कोई ये कहा है कि नहीं होगा। नहीं सर, आपने कहा है कि वो एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज नहीं होगा। जाहिरी सी बात है, देखो मैं वही बात है ना, ए लीड्स टू बी, बी लीड्स टू सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ए अगर नहीं हो रहा तो मैं ऑब्वियसली कह सकता हूँ कि बी भी हुआ, सी भी नहीं हुआ, डी भी नहीं हुआ। मेरी गलती है कि मैंने ये नहीं कहा बी भी नहीं हुआ, सी भी नहीं हुआ, डी भी नहीं हुआ, ई भी नहीं हुआ। अब ठीक है, यस। अगर आपको अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। नहीं सर, हुई है तसल्ली, थैंक यू। अच्छा चलो। अच्छा जी, अब कुछ हैं ड्रग्स तो एनएमजे के ऊपर हैं, और उस पर हम बात करते हैं कि कई दफ़ा ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आए हुए हैं। एक दफ़ा ये स्नेक वेनम का क्वेश्चन आया हुआ है, वो स्टिमुलेट हो रहा है, ब्लॉक हो रही है, तो आपने ये सिर्फ नाम याद रखने हैं कि वो कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो कि स्टिमुलेट कर रही हैं एनएमजे ट्रांसमिशन को, कौन सी ऐसी हैं जो ब्लॉक कर रही हैं। ठीक है। तो ब्लॉक करने में, स्टिमुलेट करने में आपका है स्टिगमीन, फाइसोस्टिगमीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो कि एसिलकोल एंटी एसिलकोलिनेस्टरेज एंजाइम के रेफरेंस से काम करते हैं, और ये स्टिमुलेट करते हैं एनएमजे जंक्शन को। ठीक है। फिर उसके बाद आगे आए तो ड्रग्स दैट ब्लॉक एनएमजे ट्रांसमिशन, इसमें कुरारीन, कुरारेफॉर्म ड्रग्स आती हैं, बोटुलिनम टॉक्सिन है, स्नेक वेनम है। ठीक है। स्नेक वेनम का एक दफा क्वेश्चन आया हुआ है कि एक को सांप काट गया, तो सांप काटने के बाद क्या हुआ, उसका सांस बंद हो गया, मर गया वो, तो क्या कॉज हुई फिर पीछे, कौन बताएगा, देखता हूँ कौन बताता जी, कौन बताएगा मुझे, शाबाश। सांप काट गया बंदे को, वेनम अंदर चल गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसका सांस बंद हो गया। जी कोई बोलो। सर जो उसके चैनल्स होंगे स्टाइल की वो ब्लॉक कर देगा। अच्छा, फिर फिर ब्रॉडर सर व्यू फिर करो ना, ब्रॉडर व्यू पूरी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होता फिर। दिमाग ओपन करो, दिमाग ओपन करो, शाबाश। फिर क्या होगा? सर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमारे मसल्स को। ओ बस सर तफा। एक्शन पोटेंशियल ही नहीं जनरेट होगा फिर। मुझे एक बच्चे ने सही आंसर नहीं बताया अभी तक। सर 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 कैल्शियम मसल आयंस सही तरह इन्फ्लक्स नहीं कॉन्ट्रैक्ट। होगा। एक बंदे को साड़ गया और सांप काटने के बाद वो मर गया, क्या हुआ अंदर उसकी बॉडी में? सर ब्लड क्लॉट्स बने हैं। रेस्पिरेटरी सर मसल्स फेल हो गए हैं। ये सर एनएमजे के रेफरेंस से बात करो यार, प्लॉट तो बन गए हैं। एसिटोकोलाइन रिसेप्टर्स वर्क नहीं करेंगे की ब्लॉक एंड हो ट्रेड जाएगी तो आगे पोटेंशियल नहीं सारा फॉर्म होगा। प्रोसेस नहीं होगा। स्नेक सर वेनम के सिग्नल अंदर ट्रांसमिट नहीं एसिटाइलकोलिन होगा। रिसेप्टर्स की ब्लॉकेज हो जाएगी। जी रिसेप्टर्स की ब्लॉकेज हो जाएगी, वो काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सिग्नल आगे नहीं मूव करेगा, एनर्जी ट्रांसमिशन ब्लॉक हो जाएगी, नर्व सिग्नल देगा मसल कंट्रैक्ट करो, लेकिन मसल कंट्रैक्ट नहीं होगा, एनएमजे ब्लॉक हो गया है, जिसके रिजल्ट में मसल कंट्रैक्शन नहीं होगी। जब मसल कंट्रैक्शन नहीं होगा, रेस्पिरेटरी मसल्स में उसकी एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन नहीं होगी, की वजह से सांस उसको नहीं आएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो ये ड्रग्स के नाम, कौन से स्टिमुलेट कर रही हैं, कौन सी इनहिबिट कर रही हैं, ब्लॉक कर रही हैं, ये सब नाम आपको पता होने चाहिए।
राइगर मोर्टिस तो पता है सबको, कौन बताएगा? सर आफ्टर डेथ सर जो स्टिफनेस हो जाती है क्योंकि यार एटीपी तूने की सर बाकी मेरी बात सुनो, बाकी लोग तो सो रहे हैं, तुम अकेले ही बोली जा रहे हो, अब कोई और बोले। यार जी जरा एक्टिव हो जाओ तुम लोग, सुस्ती चढ़ी हुई तुम लोगों को, कुछ नाम ले लो आज। सीआर है? यस सर, एसएन यस सर। बोलो, किसी के नाम लो। सर फैज अशरफ, सॉरी सर फिजा ताहिर। जी फिजा ताहिर, जी बेटा बताओ, व्हाट इज राइगर मोर्टिस? राइगर मोर्टिस बेसिकली होता है जब आफ्टर डेथ जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि एटीपी खत्म हो जाता है। अच्छा, तो the muscle remains in rigor and the muscle protein deteriorate after 15 to 25 hours. 15 से 25 घंटे पर deteriorate होगी, वहाँ पर लाइसोसोम्स एंजाइम्स निकलेंगे, ऑटोलाइसिस होगा, तो फिर वो डिटैचमेंट होगी। ठीक है, ये नहीं कि सारी जिंदगी उस अटैचमेंट ही रहेगी, 15 से 25 घंटे बाद वो अटैचमेंट हो जाती है और वो फिर अपना काम उसका फिर नॉर्मल है, वो सब डिटैच हो जाता है, अल्टीमेट डेथ हो जाती है उसकी। दिस इज कॉल्ड राइगर मोर्टिस। इसमें ये क्वेश्चन जो है ना, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा था, ये 50-25 आवर्स इसके बाद आपकी डिग्रेडेशन होती है और वो प्रॉपर्ली डिटैच हो जाती है, तो ये पॉइंट याद रखना है आपने। हाइपरट्रोफी व्हेन दैट, अच्छा अब हाइपरट्रोफी, एट्रोफी, डिस्ट्रोफी, इसमें कंफ्यूजन है बहुत लोग। टर्म्स यूज होती हैं एट्रोफी, ए इज इक्वल टू एब्सेंट, ठीक है जी, ए इज इक्वल टू एब्सेंट, ए जब भी आ गया तो इट मींस के टोटली खत्म होगा। एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपर से क्या होगा? इंक्रीज, डिस्ट्रोफी डिफेक्टिव, डिसऑर्डर्ड, तो ये हाइपरट्रोफी है। नहीं मैं पढ़ सर लेती मैं हूँ, पढ़ दूं? नहीं मैं अब नाम लूंगा, बस तुम लोगों को मैंने देख लिया, तुम लोग नहीं बोलते। अब कौन बोलेगा? ये फराज साहब आए ना मैदान में। Yes, sir. जी हसन पढ़ो। Sir, hypertrophy when total muscles increase, it causes increase in number of actin and myosin filaments, causing enlargement of muscle fibers, along with increased size of myofibrils. Enzyme systems that provide energy also increase. Only a few contractions each day are required to cause significant hypertrophy within 6 to 8 weeks. ठीक है, ये एग्जांपल कोई एक्सपीरियंस की हो आपने कॉमन हाइपरट्रोफी? बॉडी बिल्डिंग, So muscle building, बॉडी बिल्डिंग, आप weightlifting. वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हाइपरट्रोफी हो जाता है। एट्रोफी क्या है? जी पढ़ दो, ये भी तुम हसन। So when total mass of muscles decrease, it causes when muscle remain unused for many weeks. Rate of degradation of contractile proteins is rapid than replacement, and therefore muscle atrophy occurs. Pathway for protein degradation is ubiquitin proteasome, and proteasomes are large protein complexes that degrade damaged or unneeded proteins by proteolysis. And ubiquitin is a regulatory protein that labels which cells be targeted for proteasomal degradation. अच्छा जी, अब ये पर एमसीक्यू आया हुआ है कि प्रोटियोसोम, यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम ये प्रोटीन डिग्रेडेशन करवाता है मसल में। ये लाइन आपने नहीं भूलनी, जब भी यूबिक्विटिन का नाम आएगा याद रखो कि मसल में प्रोटीन की डिग्रेडेशन के रेफरेंस से कोई काम है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि प्रोटीन डिग्रेडेशन में रोल करता है। उसमें डिफरेंट नाम थे, डेस्मिन, नेबुलिन, यूबिक्विटिन, तो इसमें यूबिक्विटिन का नाम ऑप्शन करेक्ट थी। ठीक है, यूबिक्विटिन जो है प्रोटियोसोमल सिस्टम है, ये डिग्रेडेशन करवाता है प्रोटीन पे। एट्रोफी, टोटल मास जो है वो डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है जी डिस्ट्रोफी, इसको मैं खुद बोल देता हूँ। Muscular dystrophies include several inherited disorders that cause progressive weakness and degeneration of nerve fibers. ठीक है, प्रोग्रेसिव वीकनेस हो रही है, डिसऑर्डर हो रहे हैं, डीजनरेशन हो रही है, डीजनरेशन होने की वजह से फैटी टिश्यू और कोलेजन उसको रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब ये कि डिसफंक्शनल हो रहा है, काम खराब हो रहा है, डिस्ट्रोफी डिसफंक्शनल हो रहा है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसकी अब दो टाइप्स हैं। ऑब्वियसली क्या होता है कि मसल्स के अंदर एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन।
डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बहुत सेंट्रल रोल कर रही है along with actin and myosin in the muscle contraction. डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का एक जीन भी मौजूद है जो कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को बना रहा है. अगर जीन की म्यूटेशन हो जाएगी तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बन पाएगी. जब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बन पाएगी तो उसका जो एक्टिन और मायोसिन के साथ इंटरेक्शन है और कैल्शियम आयंस के साथ इंटरेक्शन है, डिफरेंट मसल में जो काम उसके रोल हैं वो नहीं पाएंगे. जब वो नहीं हो पाएंगे तो वहां पर मसल की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, डिसऑर्डर्ड हो जाएगी, डिफेक्टिव हो जाएगी. तो मसल डिस्ट्रोफी में यार ना दो हैं, डुशीन और बैकर. इसमें जो सबसे खतरनाक वाली है बीमारी दैट इज डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रोफी. बैकर डिस्ट्रोफी जो है ये माइल्डर फॉर्म में है. डुशीन मसल डिस्ट्रोफी में टोटल डिस्ट्रोफिन प्रोटीन गायब हो जाती है. ऐसी म्यूटेशन होती है कि थोड़ी सी भी डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनती, जबकि बैकर मसल डिस्ट्रोफी में थोड़ी बहुत डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बन जाती है जिसकी वजह से माइल्डर सिम्टम्स आते हैं एज कंपेयर्ड टू डुशीन मसल डिस्ट्रोफी. ठीक है. सो इसमें इसकी आगे डिटेल देख लेते हैं. ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको डुशीन और बैकर का? यस सर. जी अब ये पढ़ दो भाई. कौन पढ़ेगा? रहमीन असलम सर. जी रहमीन पढ़ो. Duchenne muscular dystrophy is a serious form of dystrophy in which of the dystrophin protein is absent from muscle. It is X-linked and usually fatal by the age of 30. This disease affects only male because it is transmitted as an X-linked recessive trait and is caused by mutation of the gene that encodes for a protein called dystrophin, which links two proteins in the muscle cell membrane. ठीक है. तो अब ये X-linked है तो इट मींस कि ये मेल्स में होगी कि फीमेल्स में होगी? मेल्स में. मेल्स में होगी. जी आगे. Lack of dystrophin or mutated form of the protein cause muscular cell membrane destabilization and altered intracellular calcium handling and impaired membrane repair after injury. One important effect of abnormal dystrophin is an increase in membrane permeability to calcium, initiate changes in intracellular enzymes that ultimately lead to proteolysis and muscle fiber breakdown. Symptoms of Duchenne muscular dystrophy include muscle weakness that begins in early childhood and rapidly progresses so that the patient is usually in wheelchairs by age 12 years and often dies at respiratory failure before age 30 years. सो अब याद रखना कि डुशीन जो है उस पेशेंट को 30 से पहले उसकी डेथ हो जाती है. इतनी सीवियर सिम्टम्स होते हैं और वो टिपिकली शेयर्स पे आ जाता है 12 साल की उम्र में और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं. ठीक है. तो ये टिपिकल साइन व्हीलचेयर का साइन नाम वो यूज करेगा, एग्जामिनर व्हीलचेयर का वर्ड यूज करेगा जब भी वो डिस्ट्रोफीज की बात करेगा. साथ एज हिंट होगा. ठीक है. एज हिंट होगा, उसका सिम्टम्स की माइल्डनेस ये हिंट होगी, सीवियर हैं कि कम हैं. फिर उसके बाद उसकी मोर्टेलिटी रेट इस पे भी बात अगर हो सकती है तो वो भी हिंट होगा. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आपने याद रखना. सो डिस्ट्रोफिन जो है ये अगर डिफेक्ट हो जाती है तो कैल्शियम आयंस की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, इसके रिजल्ट में प्रोटियोलाइसिस मसल ब्रेकडाउन जो है वो इंक्रीज कर जाती है, इसकी वजह से अल्टीमेटली वो डिफेक्ट हो जाता है. ठीक है जी. आगे बैकर. A milder form of this disease causes Becker muscular dystrophy is also caused by mutation of the gene that encodes for dystrophin, but has a later onset and longer survival. Dystrophin protein is present but altered or reduced in amount. ठीक है. वही सिनेरियो, लेकिन डिस्ट्रोफिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है लेकिन कम होती है, ऑल्टर्ड फॉर्म में होती है. ये डिस्ट्रोफिन देखो जीन डिस्ट्रीन के अंदर टोटली एब्सेंट है, बैकर्स के अंदर पार्शली फंक्शनल है. ठीक है. मीन एज है 3 to 5 इयर्स है, बैकर्स की मीन एज 12 साल है. मतलब अब ये हिंट है कि कह दो कि जी बचपन से ही उसको हो गया था तो वो कौन सा है जी. एज अगर बताई हुई है 4 साल की उम्र में हुआ, 5 साल की उम्र में हुआ, तो वो हम बात किसकी हो रही है? डुशीन की हो रही है. और अगर बात हो रही है कि वो एडोलेसेंस के करीब हो रहा है, उसको 10 साल के बाद हो रहा है, 12 साल के बाद हो रहा है, 15 साल के बाद हो रहा है, इट मींस कि वो बैकर है. ठीक है. नॉन एम्बुलेटरी की बात ये है कि व्हीलचेयर पे कब आ रहा है? 12 साल की उम्र में वो व्हीलचेयर पे आ रहा है. और अगर 27-25 साल की उम्र में व्हीलचेयर पे आ रहा है तो वो आपका बैकर्स है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो 20-25 साल की उम्र में उसकी डेथ हो रही है, उसकी 40s में जाके 50s में जाके डेथ हो रही है. इसमें कार्डियोमायोपैथी होती है. उसमें कार्डियोमायोपैथी जो होती है वो आफ्टर बिफोर स्केलेटल मसल सिम्टम्स आने शुरू होती है. तो ये बेसिक कुछ डिफरेंसेस हैं डुशीन के और बैकर के.
जो कि आपको पता होने चाहिए कि शीन का क्या रोल है और बेकर का क्या रोल है। ठीक है, समझ आ गई है ये? मुझे कई लोगों ने ये कल कहा था कि जी बेकर और शीन का हमें नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर। सबको समझ आ गई है बेकर और शीन? सर एक क्वेश्चन है। यस सर। जी क्या? सर ये जो डिजीज है ये जीन्स में म्यूटेशन, मतलब आप कह रहे हैं कि जो बेकर में है ये मतलब ये बचपन में होती है और जो दूसरी है ये बाद में होती है, तो मतलब ये मतलब इननेट नहीं होती, बाय बर्थ नहीं होती, ये बाद में मतलब ये एक्स लिंक्ड है ना, हमने बात की है कि एक्स लिंक्ड है। एक्स जीन लिंक्ड में म्यूटेशन होती है। एक्स लिंक्ड है, हाँ म्यूटेशन होगी जी, और सारा एक ही उसमें प्रॉब्लम है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है। देखो एक प्रोटीन ने तबाह कर दी मतलब ये जिंदगी। बाय बर्थ नहीं है तो बाद में होगी, एज पे डिपेंड करेगा वो, एज मतलब डिपेंड चाइल्डहुड करेगा, में वगैरह। इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड है, ये देखो ना हमने बात की है, इट इज इनहेरिटेड। जी सर। ओके, मतलब इनहेरिटेड कि है इसका इम्पैक्ट बाद में पता ऑब्वियसली, चलेगा, मतलब बाद में आप जैसे इम्पैक्ट 27 उसका, इयर्स। जी इम्पैक्ट बाद में जी आएगा। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, बाद में आता है उसका। ठीक है, जी, मतलब इनहेरिटेड है लेकिन उसका इफेक्ट वगैरह बाद में पता चलता अब यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट की जाए तो इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? चलो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको करेक्ट कैसे करोगे? शाबाश। अब मैं देखो कौन जीनियस है, सुपर जीनियस, हु इज द सुपर जीनियस स्टूडेंट। अब ये डिसऑर्डर है, फैमिली में चल रहा है, ठीक है। अब एक ये होगी जी, आपस में शादी हो गई है, उनको पता है फैमिली में ये चीज चल रही है, कंटिन्यू हो रही है। अब नेक्स्ट जनरेशन में उस चीज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे? है। जीन रिप्लेसमेंट, जीन थेरेपी वगैरह। जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो सकती है, और जो हम पढ़ चुके हैं उसमें से बताओ ना। सर फैमिली से बात शादी करें। चलो कजन मैरिज ना की जाए, है ना? वैसे ही बना हो और गया, आप सर कहते हैं कि कजन मैरिज ना किया जाए। और सर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन सप्लीमेंट्स लें हमको, I वो भी ले guess. सकते हैं, लेकिन याद रखो मैंने आपको बताया था कि एक सिंथेटिक जीन बनाया जा सकता था, स्मॉल आरएनए, याद आया? यस सर। वो इंजेक्ट किया यस। जा सकता है, वो करेक्ट किया जा सकता है उसके डिसऑर्डर, जो क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ को। ठीक है, तो इसलिए ज़रा मैं आपको बताऊं कि बड़ी गेम आने वाली है, आपका क्लास ब्लॉक टेस्ट आ रहा है, थोड़ा सा अपना ब्रॉडर विजन करो। आप लोग, मैंने जो नोटिस किया है, आप लोग गाइडन की एक एक लाइन और एक एक के पीछे ऐसे पड़े होते हो कि सर इससे दुनिया आगे जानी नहीं। प्लीज़ थोड़ा सा ब्रॉडर करो, थोड़ा सा अपने थिंकिंग को बढ़ाओ, चीज़ों हर चीज़ माइंड में रखा करो, ब्रॉडर विजन में खेला करो। अब कई मुझे कल से प्रॉब्लम हुआ था कि जी वो डॉक्टर मुदस्सिर ने जो पढ़ाया वो उसमें आना है कि नहीं आना, मतलब आपका सिलेबस है, ठीक है, वो आपको दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, आपको मसला पड़ रहा है, लेकिन ये है कि आप लोगों को घबराना चाहिए। वो आपको अगर तैयार कर लिया हुआ है तो आप तैयार हो, क्योंकि जब यूएचएस में होना है तो पूरे जो चैप्टर हैं गाइटन के, कितने बनते हैं, 70-80 चैप्टर, 100 चैप्टर बनता है, वो सारा चैप्टर उठा के आपने जाना है वहाँ पे। वहाँ ये नहीं होना कि जी फलां पेज मैंने किया तो फलां नहीं किया था, तो फलां लाइन मैंने की थी तो फलां नहीं की थी। इसलिए थोड़ा मजबूती पकड़ लो भाई। सो मेटाबॉलिक हाइपोपैथीज, ये मैं रात को रीडिंग कर रहा था, सुबह को उठा हूँ, मुझे था मेरा लेक्चर है, मैं थोड़ी चीज़ें देख लूँ। और तो मुझे एक चीज़ ये अच्छी लगी, गेनोंग में मेंशन थी, ये मैंने अभी नोट्स में मेंशन नहीं की पिक्चर, इसलिए आप ले सकते हो। मेटाबॉलिक मायोपैथीज के नाम से उसने यूज़ किया हुआ है, मैकार्डल सिंड्रोम। ठीक है, अब ये मैकार्डल सिंड्रोम में होता क्या है बेसिकली, ये म्यूटेशंस की जीन्स म्यूटेशन हो जाती है उन स्पेसिफिक एंजाइम्स की, वो एंजाइम्स जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर रहे हैं, और मसल के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और उसकी एटीपी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो जब इसकी डिफेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो आपकी मेटाबॉलिज्म जो होती है वो डिफेक्टिव हो जाती है, की वजह से एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, पॉसिबिलिटी ब्रेकडाउन टू एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबॉलिट्स, उसके टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करने की कैपेसिटी खत्म हो गई है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स खत्म हो गए और एक्सरसाइज इंटॉलरेंस डेवलप हो गई है। तो ये एक टिपिकल साइन था जो कि मैकार्डल सिंड्रोम में डेवलप होता है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के नाम से याद रखना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, accumulation of toxic metabolites, ये तीन नाम याद रख लो, तीन बातें याद रख लो जो कि मैकार्डल सिंड्रोम में हो रही है। मैंने नई चीज़ ऐड की है, ठीक है। इसकी पिक्चर है बेटा, मुश्किल तो नहीं है ना? मुझे एमसीक्यूज की रेफरेंस लगी, ऐसे ही मैंने याद करो, आप लोगों को नहीं पता
मैं इतना न्यूरोट्रोफिन्स जो वर्ड न्यूरोट्रोफिन्स की बात थी आज से 4-5 साल न्यूरोट्रोफिन्स भी मैंने ऐसे डिटेक्ट किए थे और नेक्स्ट जो एग्जाम था उसमें वो न्यूरोट्रोफिन्स आ गए और हमारे कॉलेज के बच्चों ने सिर्फ वो अटेम्प्ट किए क्योंकि मोस्टली लोगों ने गाइडन पढ़ी हुई थी गरौंग पढ़ी हुई थी और वो उन्होंने मेरे हैंडआउट से पढ़ा हुआ था और वो सारे करके आए हैं। वो कहते आपके हैंडआउट्स में लिखा हुआ था तो हमने लिख दिया, हमें तो पता नहीं था। तो मुझे भी एक चीज़ नहीं मिली कि मैकार्डल सिंड्रोम भी एक ऐसा मुझे इंटरेस्टिंग लगी इसलिए मैंने ये ऐड कर दी। तो आई होप कि इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। जी क्यों, क्या कहते हो? यस सर। ठीक हो यस गया। सर। चलो जी आगे जी मोटर यूनिट ये मैंने साथ लिंक कर दी क्योंकि मैं यहाँ पर साइज सिंबल बताता था इसलिए मोटर यूनिट मैंने कहा यहाँ रिवाइज करा के फिर आगे जाता हूँ। Each motor unit that leaves the spinal cord innervates muscle fibers. All the muscle fibers innervated by a single nerve fiber are called as motor unit. एक मोटर यूनिट होता है उसकी मसल फाइबर इनर्वेट करती है। ये मैंने आपको एग्जांपल बताई थी। एक न्यूरॉन है वो उन स्पेसिफिक एक न्यूरॉन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मसल फाइबर्स को इनर्वेट कर रहा है। वो स्पेसिफिक नर्व मसल फाइबर्स प्लस दैट मोटर यूनिट कंबाइंड कॉल्ड एज मोटर यूनिट। जिसमें मैं एग्जांपल देता हूँ कि आर्मी के जिस तरह यूनिट्स होते हैं डिफरेंट, हर यूनिट का अपना अपना एक फंक्शन होता है, हर यूनिट का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। आपने नोटिस किया होगा हर यूनिट की अपनी अपनी यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, और उनका एक लीडर होता है। लीडर जो कहता है वो सारे वो करते हैं उस ऑर्डर में। तो वो एक पूरा क्या होता है, एक आर्मी का यूनिट होता है। सेम इतना है कि मोटर का यूनिट है एक नर्व फाइबर जितने स्पेसिफिक टाइप्स के मसल फाइबर्स को इनर्वेट करेगी वो कहलाएगा सिंगल मोटर यूनिट। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये दो मोटर यूनिट्स हैं जिसमें ऑरेंज वाला है वो ऑरेंज वाले को इनर्वेट कर रहा है, मे बी वो कोई और टाइप के फाइबर्स हों लेकिन वो ऑरेंज है सारे, और ब्लू पर्पल वाले वो कोई और टाइप के फाइबर्स हों इनर्वेट कर रहे हैं। तो दो मोटर यूनिट्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। मोटर यूनिट्स का पता लगा आइडिया। एक नर्व फाइबर जितने भी मसल फाइबर्स के टिपिकल मसल फाइबर्स को इनर्वेट करेगी वो एक मोटर यूनिट कहलाता है। Size principle: as strength of the signal increases, larger and larger motor units begin to be excited, with the largest motor units often having as much as 50 times the contractile force of the small units. This is called a size principle. ठीक है। Obviously जब आप strength of muscle contraction improve होगी या requirement होगी तो आपकी utilization है muscle fiber उनकी भी activity change हो जाएगी, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या होती है? इसकी एग्जांपल हम इस तरह दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक जंग लड़ रहे हैं, जंग में मुझे बताओ सबसे पहले न्यूक्लियर वॉरहेड्स आप यूज करोगे कि सबसे पहले कोई सोल्जर्स भेजेंगे, टैंक से लड़ाई करोगे? हाँ सर एंड में यूज करेंगे। पहले सोल्जर्स भेजेंगे सर। पहले सोल्जर्स भेजेंगे, सोल्जर से काम नहीं होता, थोड़े से सोल्जर भेजेंगे, फिर उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट सोल्जर्स इंप्रूव करेंगे। फिर क्या होगा, टैंक्स भेजेंगे, फिर क्या होगा, एयर जेट्स भेजेंगे, जेट फाइटर्स भेजेंगे। फिर जब सब कुछ नहीं हो रहा तो फिर उसके बाद हम अपनी फुल पीक पे फुल मैक्सिमम पे काम करेंगे। सोल्जर्स भी काम कर रहे हैं, टैंक्स भी काम कर रहे हैं, जेट्स काम कर रहे हैं और न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी काम कर रहे हैं। तो इट डिपेंड, दिस इज कॉल्ड एज साइज प्रिंसिपल, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आपकी वो यूज नहीं होनी जो कि होनी चाहिए एंड पर। इसको एक दफा पढ़ दो भाई, शाबाश जी, पढ़ दो बेटा। ये मैंने थोड़ा सा रिफ्रेश की सर पढ़ दूं मैं? जी पढ़ो। Sir, each spinal motor neuron innervates only one kind of muscle fiber, so that all the muscle fibers and motor unit are of the same type. On the basis of the duration of their twitch contraction, motor units are divided into one slow units, fast resistant to fatigue units, FF, fast fatigable units. Interestingly, there is also a gradation of innervation of these fibers. S fibers tending to have a low innervation ratio, FF fibers tending to have a high innervation ratio. ठीक है। तो अब ये देखो हमारे पास तीन क्वालिटीज आ गई, तीन फोर्सेस आ गई। जिस तरह हमने बात की थी, सोल्जर्स हैं, टैंक्स हैं, एक फोर्स है और न्यूक्लियर वॉरहेड्स। इसी तरह सबसे पहले आपके स्लो यूनिट्स जब अपना काम कर लेंगे, उनको लगेगा स्लो यूनिट्स काम हो गया और स्ट्रेंथ चाहिए, तो फिर आपके फास्ट रेजिस्टेंट टू फटीग एक्टिव होंगे। जब वो भी अपना काम कर लेंगे और रिक्वायरमेंट होगी कि और ज्यादा एक्टिविटी चाहिए, तो फिर फास्ट फटीगेबल यूनिट्स अपना काम करते हैं, ठीक है। ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहा है और प्रोग्रेसिवली इसका साइज कर रहा है, इसलिए इसको साइज प्रिंसिपल कहा जाता है। आहिस्ता आहिस्ता
इम्प्रूव कर रही है। ठीक है, इसलिए आप देखो कि आप नॉर्मली बात करते हुए, वॉकिंग करते हुए, आप दिन में वॉक करते हैं, बैठते हैं, पोस्चर चेंज करते हैं, तो आपको फटीग नहीं होती है कि हो जाती है? हाँ, होती है फटीग, नो क्योंकि आपके स्लो यूनिट्स और फास्ट रेजिस्टेंट टू फटीग यूनिट्स एक्टिव हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, इसलिए आपको फटीग नहीं हो रही। लेकिन अगर आप उससे भी बढ़ के आपने काम किया, आपने रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई स्पोर्ट्स कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है आपको फटीग, क्योंकि वो आपके मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे गेम हो रही है, फिर आपके फास्ट फटीगेबल यूनिट्स भी यूज हो रहे हैं, जिससे क्या होता है आपकी फटीग डेवलप होना शुरू हो जाती है और मसल फटीग होती है, क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस ऑर्डर में काम करते हैं जी। आगे पढ़ दें इसको। जी पढ़ो भाई। Principle. The recruitment of more units during muscle contraction is not random, rather it follows a scheme, the size principle. In general, a specific muscle action is developed first by the recruitment of S muscle units that contract relatively slowly to produce controlled traction. Next, FR muscle units are recruited and resulting in more powerful response over a shorter period of time. Lastly, FF muscle units are recruited for the most demanding tasks. For example, in muscles of the leg, the small, slow units are fast recruited for standing. As walking motion is initiated, their recruitment is of FR unit increases. As this motion turns to running or jumping, the FF units are recruited. ठीक है जी, सबको समझ आ गया? बहुत इजी है जी। यस सर। चलो इसकी पिक्चर ले लो बेटा, ये शायद उसमें हैंडआउट्स में नहीं है, इसकी पिक्चर ले लें। ले लिए सबने? जी आगे है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। जी इलेक्ट्रोमायोग्राफी में एक्टिवेशन ऑफ मोटर यूनिट्स कैन बी स्टडीड ऑब्वियसली, जिस तरह ईसीजी मैंने आपको बताया कि ईसीजी होती है हार्ट के लिए देखते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रोमायोग्राफी सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए बस, इसकी ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं। सिर्फ मैंने वर्ड यूज़ किया था ताकि आपको पता हो, कल को आपने मेडिसिन में जाओगे तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी वर्ड यूज़ आपको पता नहीं क्या चीज़ थी। तो ईसीजी में इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी होता है, जो कि आपके मसल्स की जो मोटर यूनिट की एक्टिवेशन है उनकी रिकॉर्डिंग को, की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक किया जा सकता है, मसल्स की एक्टिविटी को। ठीक है, फिर आगे एक्साइटेटरी पल्स ऑफ कैल्शियम का ये कॉन्सेप्ट है। रेस्टिंग स्टेट में आपका जो ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स होता है उन्होंने इसको कवर करके रखा होता है। ठीक है, और उसके बाद जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो आपके जो कैल्शियम आयंस होते हैं ये पल्सेटाइल पैटर्न में रिलीज होते हैं, इकट्ठे ही कैल्शियम आयन रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रॉपर्ली सारे सिस्टम को वहाँ पर कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से एक मसल ट्रैक्शन आगे होती है। इसको एक्साइटेटरी पल्स कहते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे आपको एक वर्ड उसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ की हुई थी इसलिए मैंने इसमें मेंशन कर दी है कि एक्साइटेटरी पल्स ऑफ कैल्शियम आयंस क्या होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो हो गया कंप्लीट। अब इसमें मैंने पीछे स्लाइड्स में एक चीज़ ऐड की थी, यहाँ तक बेटा सब क्लियर है ना? ये वाला जो मैंने रिकॉर्डेड जो ऑडियो थी वो हमने सारा कवर कर लिया है जी। यस सर। यस सर। सर ये एंड पे है मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया। जी 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 जी, आपकी ठीक है, अगर करना है तो कैल्शियम चैनल्स की चैनलोपैथी है, कैल्शियम चैनल्स डिफेक्टिव हो जाते हैं, कैल्शियम ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है तो आपकी जो मशीनरी है उसकी वो ज़्यादा काम करती है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया हो जाता है। ठीक है, आप ये इसको बस या तो कैल्शियम चैनल डिफेक्टिव डिसऑर्डर है, चैनलोपैथी है ये, अगर याद रखना है तो। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक चीज ऐड की थी, दैट इज फैक्ट के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, ये लोगों को मैंने ये साइकिल ऐड किया था, ये साइकिल समझ आ गया था ना? ये वाला क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग, ये सबको पता लग गया हुआ ना? हेलो? नो सर। सर रिपीट कर दें। हाँ रिपीट कर दें, कोई गल नहीं, रिपीट करी जाओ।
अच्छा जी, इसमें बेसिकली क्या था, ये देखो ABCD। ए में देखो, ए में क्या अटैचमेंट हो गई है, नजर आ रही है? नहीं सर अभी नहीं बी में अटैचमेंट हो गई। सी में क्या हो रहा है, पावर स्ट्रोक हो रहा है, पुल कर रहा है और पुल कर लिया उसने टोटली, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद करके फिर डिटैचमेंट हो जाएगी, फिर दोबारा साइड में आ जाएगा। तो ये क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग इसी साइकिलिंग में होता रहेगा। इसकी एक दफा रीड हम करना चाहें तो ये रीडिंग कर दो, फटाफट कर दो, कौन करेगा जल्दी से स्पीड से? जी पढ़ दो भाई आप लोग जी। Cross-bridge cycling, sarcomere shortening. Once myosin and actin are bound, ATP-dependent conformational change in the myosin molecule result in the movement of the actin filaments towards the center of the sarcomere. Such movement shortens the length of the sarcomere and thereby contracts the muscle fiber. The mechanism by which myosin produces force and shortens the sarcomere is thought to involve force. Basic steps are collectively termed the cross-bridge cycle. जी In the resting state, myosin is thought to have partially hydrolyzed ATP, state A, and calcium is released from the terminal sister of the cytoplasmic reticulum. It binds to troponin C, in turn promotes the movement of the tropomyosin on the actin filament in such a way that myosin binding sites on the actin are exposed. This then allows the energized myosin head to bind to the underlying actin, state B. ठीक है। तो ए में क्या है, वो रेस्टेड फॉर्म में है। इन माइल ए और बी के बीच में क्या हुआ, कैल्शियम रिलीज हो रही है, ट्रोपोनिन सी पे लग रही है, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है आगे, वो एनर्जाइज्ड मायोसिन हेड बाइंड्स टू अंडरलाइंग एक्टिन। Myosin next undergoes a conformational change termed ratchet action that pulls the actin filament towards the center of the sarcomere, state C. Myosin releases ADP, an inorganic phosphate, during the transition to state C. Binding of ATP and myosin decreases the efficiency of the myosin for the actin, thereby resulting in the release of the myosin from the actin filament, state D. Myosin then partially hydrolyzes the ATP, part of the energy in the ATP is used to decog the head and return to the resting state. तो ये वो सारा फिनोमेना है जिसमें वो रिपीट हो रहा है साइकिल ABC। पहले रिलैक्स हुआ है, फिर कैल्शियम रिलीज हो रही है, फिर वो अटैचमेंट हो गया है, फिर वो रैचेट उसकी पुल कर रहा है, पुल करके सार्कोमेर सेंटर में वो मूव कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद अटैच हो रहा है और दोबारा फिर A हो रहा है। तो ABCD ये एक क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग है जिसको सार्कोमेर शॉर्टनिंग का नाम भी दिया जाता है। डिस्कस सार्कोमेर शॉर्टनिंग, तो वो आ जाए तो वो उसमें आप कंफ्यूज ना हो जाना। उसमें सार्कोमेर शॉर्टनिंग में आपने क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग को भी डिस्कस कर रहे हैं और सार्कोमेर शॉर्टनिंग, इसमें सार्कोमेर की डायग्राम भी आप बना सकते हो और उसमें चेंजेस भी बता सकते हो। ठीक है, सारा इसमें था। अच्छा, मैं जो चीज़ देख रहा था दैट इज जी, ये फैन इफेक्ट क्या था जी? कोई है बोलेगा? बेटा भी लास्ट टाइम किसने रीडिंग की? Yes sir. क्या नाम है बेटा आपका? सर फखर शहजाद। जी फखर, फैन इफेक्ट क्या है? मुझे वैसे बताओ, रीडिंग नहीं करनी, बताओ क्या है। सर आपने बताया कि मतलब जितना ज्यादा हमें काम करना होता है उसी मतलब के उसी हिसाब से ज्यादा एटीपी भी यूज होता है। ठीक है, और जितना एटीपी यूज होगा उतनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। हीट ठीक है। प्रोड्यूस। अच्छा, अब हीट के रेफरेंस से ना कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो कि नॉन्ग में लिखे हुए थे, मैंने कहा वो आपसे शेयर कर दूं। रेस्टिंग हीट, इनिशियल हीट, एक्टिवेशन हीट, शॉर्टनिंग हीट, रिकवरी हीट। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैंने इस तरह आपको कहता हूं कि जस्ट इमेजिन के एक फुटबॉलर है, कोई फुटबॉलर का नाम लें, कोई आपका फेवरेट। जी रोनाल्डो। ये रोनाल्डो साहब बैठे हुए हैं, अभी मैच शुरू नहीं हुआ, रोनाल्डो साहब बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। अब जब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका मेटाबॉलिज्म तो चल रहा है, एक्टिविटी तो हो रही है, जिसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, उनकी बॉडी में एक हीट है, जो कि इंसान नॉर्मल सोते हुए भी हमारी बॉडी में एक्टिविटी हो रही है, बिल्कुल इस तरह तो नहीं होता, मसल्स के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो वो हीट जो कि रेस्टिंग स्टेट में है बिकॉज ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, दैट इज कॉल्ड एज रेस्टिंग हीट। अब जी रोनाल्डो साहब को बुला लिया हमने, आ जाओ ग्राउंड में, और उन्होंने भागना शागना शुरू कर दिया है।
अब जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, उनकी इनिशियल हीट प्रोड्यूस होना शुरू होगी, मतलब रेस्टिंग हीट में हीट ऐड होना शुरू हो गई। ये जो ऐड हो रही है इसको इनिशियल हीट कहते हैं, और इस इनिशियल हीट में दो काम हो रहे हैं। सर आवाज नहीं आ रही।